जो ब्लॉकेड होता है वो इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक एक्ट ऑफ वॉर होता है। ब्लॉकेड पॉसिबल ही नहीं था। जो मुज़ाकरात थे बड़े चैलेंजिंग थे। न्यूक्लियर बम ले लिया गया है, उसको इकोनॉमिक बम दे दिया गया है। 4% से 20% ईरान के हाथ में आ गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इस पोजीशन में है। वो थिन है, उनकी नेवी की भी पोजीशन ट्रूप्स वर्सेस टास्क। इत्तेहादियों ने ट्रंप की नाकाबंदी में शामिल होने से माजरत कर ली है। क्यों उनके अपने मुआशी मुफादात दाव पर हैं, ये जो सूरत हाल लग रही है इसी वजह से शायद। और इसी गर्मा गर्म माहौल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हंगामी दौरा सऊदी अरब जी बहुत अहमियत इख्तियार कर गया। और ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद अब रियाद में कुछ बड़े फैसले होने वाले हैं। तो इन तमाम पहलुओं को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर दिफाई अमूर एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ईरान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में संजीदा है और इशारे भी मिल रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिशें भी आपके सामने हैं। दूसरी तरफ ट्रंप साहब आज कुछ और कल कुछ और बात कर देते हैं। क्या ये तजाद किसी बड़े फौजी तसादुम की तरफ इशारा है? बहुत शुक्रिया माहम और ज़हरा आपने इन्वाइट किया। वेलकम। देखिए, जो जितने दिन जंग चली है 40 दिन, प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह आप कह रहे थे कि वो मिजाज के मुताबिक उनकी बयानात बदलते रहते हैं, उनकी गोल सेटिंग बदलती रहती है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बयानात ऐसे दिए हैं जो ज़ाहिर उन्होंने साबित नहीं कर सके कि वो करना भी चाहते थे कि नहीं करना चाहते थे। अभी ये जो उन्होंने कहा है कि मैं अपना हॉर्मोज बंद कर दूंगा, ये मुझे बड़ी स्ट्रेंज बात लगी। उसकी वजह ये है कि जब वो इस इलाके में आए थे तो उनका ख्याल ये था कि वो तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर खुद कब्जा कर लेंगे, ईरान को रजीम चेंज कर देंगे। बजाय आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने गोल देखा कि ईरान ने खुद स्टेट ऑफ हॉर्मोज का कंट्रोल संभाल लिया, तो उनके हाथ से कंट्रोल चला गया। फिर उन्होंने, आपको याद होगा, 19 मार्च को कहा कि अगर ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज 48 घंटे के अंदर ना खोला तो मैं बहुत तबाही मचाऊंगा ईरान के लिए। और फिर 2 दिन गुजरने के बाद उन्होंने फिर कहा कि हमारे तो बड़े अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं ईरान के साथ। फिर कहा बड़ी इंटेलिजेंट है उनकी टीम है इस वक्त। यानी उन्होंने पोल शिफ्टिंग, जिसको गोल पोस्ट चेंज करते रहे, नंबर 1। फिर हैरानकुन बात यह है कि जब आप एक चीज खुलवा नहीं सके तो या अनब्लॉक नहीं करवा सके तो एक और ब्लॉक लगाकर आप अपनी एक कमजोरी साबित कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि अगर आप खुलवा सकते तो सिर्फ 35 किलोमीटर का एरिया खुलवा दें। लेकिन जिस जगह पे आप कह रहे हैं कि हम ब्लॉक करेंगे, जरा आप गूगल पे जाएं तो लैपटॉप से हट के जरा विजुलाइज करें समंदर। तो मैंने थोड़ी फ्लाइंग की हुई है इस एरिया में, तो देखिए ये तो हजारों स्क्वायर किलोमीटर का इलाका बनता है। ये कोई हमारे जो मैप्स और मोबाइल्स के अंदर जो लैपटॉप्स पे समंदर आता है, ये उतना बड़ा नहीं होता। तो हजारों किलोमीटर अगर आप इन्फोर्स कैसे करेंगे? आप तो 35 किलोमीटर पर अपनी नेवी फोकस करके उसको अंडू नहीं करा सके। ये बात। दूसरा, एक और आपके व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि जो ब्लॉकेड होता है वो इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक एक्ट ऑफ वॉर होता है। तो एक्ट ऑफ वॉर कहीं भी हो, आपके व्यूअर्स को मैं रिफ्रेश कर देता हूं कि मई 2025 में जब हिंदुस्तान ने पहलगाम का वाकया हुआ था, तो अप्रैल के एंड में एक बयान दिया था इंडिया की तरफ से कि हम पाकिस्तान का ब्लॉकेड करेंगे, अपना एयरक्राफ्ट फेमस या इनफेमस अपना एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत लेकर आएंगे और हम पाकिस्तान का पक्ष है। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने और मुसल्लह अफवाज ने ऐलान किया था कि अगर हमारा ब्लॉकेड करने की कोशिश की गई तो एक्ट ऑफ वॉर होगा। और मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि पाक फ़िज़ाइया का एक डेडिकेटेड फ्लीट तैयार था कि अगर एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया ने निकाला तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह स्क्वाड्रन जाकर उसको स्ट्राइक करेगा। तो ये एक्ट ऑफ वॉर में सिर्फ इंटेंसिटी आपको बताने के लिए रेफर किया है पाकिस्तान का और पाक फ़िज़ाइया का रोल। तो ये मैं सिर्फ इस बैकग्राउंड बता रहा हूँ। तो ये एक्ट ऑफ वॉर से आपने नोट किया, उन्होंने स्टैंस बदल दिया है। शायद किसी लीगल एडवाइजर ने उनसे कहा होगा कि आप तो जंग की बातें कर रहे हैं, ये तो यूनाइटेड नेशंस के क्राइम के जुमरे में आता है कि आपने जुर्म किया और दूसरे मुल्क उस पर दिफा का हक रखते हैं। तो अब उन्होंने सिलेक्टिवली कहना शुरू कर दिया कि हम ईरान से आने वाले और जाने वाले जो जहाज होंगे उनको चेक करेंगे। तो ब्लॉकेड नहीं था, ब्लॉकेड पॉसिबल ही नहीं था। पहली ये बड़ी गलती थी मेरा ख्याल में। तो एनीवे हैविंग सेड दैट, अभी जो मुज़ाकरात तातुल का शिकार हुए हैं, ये तो नहीं कह सकते खत्म हो गए या नाकाम, तो मैं पहले दिन से नहीं कह रहा। दूसरी बात एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो मुज़ाकरात थी बड़े चैलेंजिंग थे। पाकिस्तान के लिए बहुत होस्ट कर लेना बहुत बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि 2 इतने डाइवर्जेंट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव के मुल्कों को एक टेबल पर बिठा देना, इजराइल को इररिलेवेंट कर देना। तो आई थिंक हमारी ये बड़ी कामयाबी थी। दुआ गो हैं कि ये कंटिन्यू रहे और इसका पार्ट 2 भी हो। ईरान ने तो ऑलरेडी फेवर कर दिया है कि हम सेकंड राउंड के लिए पाकिस्तान का इंतखाब करना चाहेंगे।
ये बहुत बड़ी बात। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 भी होगा और पाकिस्तान को इसका क्रेडिट भी मिल रहा है और आने वाले दिनों में इसके समरात भी पाकिस्तान को और उसकी आवाम को मिलेंगे यकीनन। खालिद साहब, जिस तरह से बात कर रहे थे आप भी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, अमेरिका जो है, वो आपने हॉर्मज़ पर चढ़ दौड़ा था कि इस पर अपना कंट्रोल जो है वो कायम कर लेंगे, ईरान पर हमले की सूरत में और भी जो मकासद हैं वो हासिल कर लिए जाएंगे। अब तो ये कहा जा रहा है कि अगर ईरान के पास आपना हॉर्मज़ है तो उसे फिर एटम बम की क्या ज़रूरत है। यूरोप भी ट्रंप की पॉलिसियों पर खासा नाराज़ है। क्या वाशिंगटन और यूरोप के दरमियान ये जो दूरी है ईरान को स्ट्रेटेजिक फायदा पहुंचाएगी? देखिए, अमेरिका तो वो मुल्क है, मैं हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ने का शौक रखता हूं, तो 1798 से लेकर 1800 तक, ये 2 साल तक एक जंग हुई थी, उसका नाम था क्वासी वार। और वो जंग लड़ी गई थी बिटवीन अमेरिका एंड फ्रांस। इंग्लैंड लड़ रहा था फ्रांस के साथ। फ्रांस ने इसी तरह फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, शिपिंग की रोकने की एक डिक्लेयर्ड कोशिश की थी। अमेरिका ने फ्रांस से लड़ाई की थी कि तुम्हारा हक नहीं है, रास्ता खोलो। और कितने साल पुराने? तकरीबन 225 साल पहले। तो ये मैं सिर्फ हिस्ट्री से बता रहा हूं कि ये तो वो अमेरिका है जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए दूसरों पर हमले करता रहा है कि आप नहीं बंद कर सकते। फ्रांस ने कोशिश की थी, तो अब ये ऑपोजिट कर रहे हैं। अब आप जो उज़ैर पूछ रहे हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब वर्सेस स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, देखिए मैं तो कई दिनों से कह रहा हूं कि ये एक न्यू फाउंड वेपन ईरान के हाथ में दे दिया गया है अमेरिका की तरफ से। न्यूक्लियर बम ले लिया गया है, उसको इकोनॉमिक बम दे दिया गया है। ईरान को पता है कि मैं 4% जो तेल कंट्रोल करता था जंग शुरू होने से पहले, जो सिर्फ 90% उसका एक्सपोर्ट करता था अमेरिका को, शायद मैं पहले भी बताया, सॉरी चाइना को, तो ये मैं पहले भी शायद डाटा बताया हो कि 1.38 बिलियन रोजाना वो सिर्फ चीन को एक्सपोर्ट करता था, वो सिर्फ 4% था। और ईरान का तकरीबन 90% एक्सपोर्ट वही था सिर्फ। तो 4% से 20% ईरान के हाथ में आ गया। फिर ईरान ने ये देखा कि मेरा मानना ये है कि ईरान को ये समझ आई होगी कि न्यूक्लियर बम मैं अगर बना भी लूं तो पता नहीं कितने दिहाइयां सदियां या इस्तेमाल कर भी सकूंगा कि नहीं इस्तेमाल कर सकूंगा। बहुत महंगा है, प्राइस देनी पड़ रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, हमले हो रहे हैं। वो कभी वायबल है भी कि नहीं। लेकिन उसको लगा कि ये जो अपना हॉर्मोज वाला जो इकोनॉमिक बॉम्ब है, ये तो ना सिर्फ रिलायबल है, ना सिर्फ इकोनॉमिकल है, ना सिर्फ ज्यादा इफेक्टिव है। तो आई थिंक ये एक न्यू फाउंड रियलिज्म है। अब दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 40 दिन जंग करके एक न्यू फाउंड ईरान को कॉन्फिडेंस भी मिला है, रेजिलियंस का, कि हम हिट बैक जितना करने से पहले खुद इतनी बीटिंग ले सकते हैं, इतनी डिस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। तो वो एक न्यू फाउंड एडवांटेज है। उसको ये लगा है कि अब आप देखिए उनका मोराल कहाँ है, इसी वजह से उन्होंने सख्त शराइत रखी हैं। ये देखिए कि उन्होंने ये देखा कि हमारे अटैक्स कितने लीथल हो गए हैं जितना वो हिट बैक करते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। ये वो मैं डे 1 पे शायद जंग के दूसरे दिन ये कहा था कि जब भी जंग बंद हुई तो ये अमेरिका और इजराइल वो नहीं रहेंगे जो जब भी जंग बंद हुई जो जंग से पहले थे। और मैंने ये भी कहा था कि ये वो ईरान नहीं रहेगा। मैं पॉजिटिव सेंस में ईरान का कहा था और नेगेटिव सेंस में इजराइल अमेरिका का कहा था जंग के दूसरे जब शुरू हुई थी। तो अब देखिए आज अमेरिका वो नहीं है, अब बेबसी नजर आती है। उनकी नेवी इस काबिल नहीं है कि वो छुड़ा सके स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल। और ईरान इतनी सख्त शराइत रख के साबित कर रहा है कि मैं आप पर हावी हूं इस वक्त। बिल्कुल खालिद साहब, ऐसा ही है। अब अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू कर दी है और ट्रंप ने 158 जहाज तबाह करने का दावा किया है। अब नाए हॉर्मुज़ पर कंट्रोल कायम रखना ईरान के लिए आसान रहेगा? देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का उसने बहरी जहाजों से कंट्रोल उस तरह नहीं करना था डायरेक्टली। वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ किस तरह दिफा कर रहा है, वो उसी तरह दिफा कर रहा है जिस तरह उसने दिफा किया है 2 अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर के खिलाफ। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लाए के नंबर 1 दुनिया का इब्राहिम लिंकन, जिसपे F-35 10 जहाज हैं, 75 के करीब F-18 जहाज हैं, 4.5 एकड़ की ये समझे जमीन फ्लोट कर रही थी। इतने बड़े प्लेटफॉर्म होता है, जरा विजुअलाइजेशन के लिए मैं कह रहा हूँ। तो दूसरा एक जराज फोर्ड को लाया गया, उसको वेनेजुएला की मुहासरे से हटाया गया। उसने वेनेजुएला का मुहासरा किया हुआ था तो वहां लाया गया और कहा मेडिटेरियन सी में लाया गया, इजराइल के समंदर की तरफ, ताकि वो इजराइल का प्रोटेक्शन कर सके, उधर से अगर अटैक आने वाले तमाम मिसाइलों को सामने से इंटरसेप्ट कर सके। तो जब लाया गया, दोनों पर ईरान ने कामयाबी से हमला किया तो उनको पुल बैक कर लिया गया। इस वक्त जो आप हम पूछ रही हैं कि सलाहियत है कि नहीं, अमेरिकन नेवी का मैं बहुत क्लोजली स्टडी कर रहा हूँ कि इस वक्त कितनी फोर्सेज उसके इस एरिया में है। वो उनकी रेशो बहुत थिन है। इसको मैं कहता होता हूँ ट्रुप्स वर्सेस टास्क रेशो। यानी आपने जो कैपेसिटी, ट्रुप्स का मतलब फिजिकल ट्रुप्स नहीं, ट्रुप्स का मतलब है तमाम एसेट्स, तमाम कैपेबिलिटी जो यहाँ पे इस इलाके में मौजूद है, वर्सेस जो टास्क मिला है उनको वो बहुत मुश्किल मिला है।
और फिर एक जो उन्होंने एट्रिशन कॉज की है, जो डैमेज ईरान ने कॉज किया है, हवा में भी आप नोट करें जो डैमेज कॉज किया, इतने जहाजों को गिरा लिया है, तो ये विल टू फाइट खत्म करना या कंप्रोमाइज करने की कोशिश होती है ईरान की। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इस पोजीशन में है। जैसे मैंने कहा, वो थिन है, उनकी नेवी की भी पोजीशन, ट्रूप्स वर्सेस टास्क, उनको काम बहुत ज्यादा दिया गया है। एयरक्राफ्ट कैरियर पीछे पुल बैक कर लिए गए हैं। अब आखिरी बात, मैं इस बात के सवाल में एक इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि जब इस तरह की आप एनफोर्समेंट करते हैं, जो मैंने कहा हजारों स्क्वायर किलोमीटर का खुला समंदर है और जमीन के कर्व की वजह से आपको चंद किलोमीटर के बाद दूसरा शिप नजर नहीं आता, क्योंकि जमीन गोल है, तो आपसे 10-20 किलोमीटर जो दूर जहाज खड़ा होता है वो आपको नजर भी नहीं आता एक जहाज पे खड़े होके। ठीक है, वन ऑफ द एयरक्राफ्ट कैरियर इनका रूजवेल्ट, मैंने खुद भी विजिट किया हुआ है जब मैं एयरफोर्स टाइम पे था। तो ये बहुत बड़ा एसेट होता है, लेकिन उतना ही बड़ा वनरेबिलिटी भी होती है, यानी जिसकी वजह से मैंने दो कहे कि उन्होंने टारगेट कर लिए। इनको दर्जनों की तादाद में डिस्ट्रॉयर लाने पड़ेंगे अलॉन्ग विद एयरक्राफ्ट कैरियर, तब जाके ये सोच सकते हैं। कर सकेंगे कि नहीं, वो मुझे अभी भी बहुत शकूक है। अच्छा खालिद साहब, ये तो बात हो गई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, और जब ट्रंप ने नाकाबंदी का ऐलान किया तो अब हम देखते हैं ईरान की जानिब से भी जो स्टेटमेंट सामने आई है, वो कहते हैं आपकी तवज्जो आपने हॉर्मुज़ पर है, लेकिन आप बाबुल मंदिब को भूल रहे हैं। हम उसका कंट्रोल भी संभाल सकते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए मुश्किलात जो हैं वो पैदा कर सकते हैं। क्या वाकई ईरान और उसकी प्रॉक्सीज की इतनी सलाहियत है कि बाबुल मंदिब को भी बंद किया जा सकता है? जी, बाबुल मंदिर तो एरिया वाइज ये चढ़ाई में बहुत छोटा है, उससे भी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। वो सऊदी अरब के दूसरी तरफ है, यानी जहां से जा सकता है, पॉसिबली तेल जाता है जी। तो वहां पे मोस्टली ह्यूतीज का कंट्रोल है, और ह्यूतीज का आपको पता है कि कंट्रोल ईरान के पास है इस वक्त। तो ह्यूतीज ने पिछले दिनों जो फायरिंग भी की थी इसराइल पर, हिजबुल्लाह पर जब हमले शुरू हुए थे, तो उन्होंने टाइमिंग किया था कि इधर से ह्यूतीज ने फायरिंग की थी, उधर हिजबुल्लाह ने इसराइल पर फायरिंग की थी, यहाँ पे डायरेक्ट ईरान ने खुद फायरिंग की थी। तो आई थिंक वो जो बाबुल मंदिब है, ये बहुत एक उससे भी शायद क्रिटिकल होगा। ये अब वो रियलाइज नहीं कर रहे, ये सारे तमाम ममालिक जो कन्फ्रंटेशन ईरान को किए बैठे हैं, कि ये जब भी हुआ ये मुज़ाकरात से खुलना है, बाय फोर्स आप ना खुलवा सकेंगे। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मिस हो जाती है, जो अक्सर लोग, मैं जरूर गुजारिश करना चाहूंगा, देखिए अमेरिका कर क्या रहा है, जंग में आप जंग का इनिशिएटिव और डिसीजन मेकिंग अपने पास रखते हैं, यानी मैं हमला करूंगा तो आप काउंटर मेजर करेंगे, फिर मैं हमला करूंगा आप मुझे काउंटर करेंगे। ईरान ने क्या किया है, ईरान ने सुपर पावर को ऑपोजिट रिएक्टिव मोड में कर दिया है, यानी ईरान जो करता है अमेरिका रिएक्शन में देता है। तो जब दुश्मन के आपके डिसीजन मेकिंग लूप में प्रायोरिटी ले ले, तो आधी जंग आप वैसे ही हार जाते हैं, क्योंकि आपका इनिशिएटिव खत्म हो जाता है। आप हर वक्त ये सोचते हैं, अच्छा वो ये करने लगा, बाबुल मंदिर बंद कर देगा, मैं ये करता हूँ, उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ कर दिया, मैं ये करता हूँ। इसका मतलब है आप रिएक्टिव जा चुके हैं, आपका इनिशिएटिव दुश्मन ने छीन लिया है। तो अगर दुश्मन ने छीन लिया तो आधी जंग तो वो डिक्टेट कर रहा है आपको। तो ये आई थिंक मुझे समझ नहीं आ रही कि छोटी सी बात बहुत ही जबरदस्त अंदाज में खालिद साहब आपने समझाया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त